Hello everyone, dear student, myself Lieutenant PL Meena, Assistant Professor, Department of Chemistry, MSJ College, भरतपुर राजस्थान। प्रिय छात्रों, आज मैं आपको बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट में ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज में आगे बढ़ते हुए पहले 2 लेक्चर मैं आपको अपलोड कर चुका हूं, लेकिन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आज आपको ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज की कुछ और प्रॉपर्टीज बताऊंगा। आगे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक बार प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूं। प्रथम संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR 3D 1 से 10 NS 0 1 और 2 होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D4 4s2 के स्थान पर 3D5 4s1 होता है। इसका कारण यह है कि 4s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन यदि 3D में आ जाए तो दोनों कक्षक अर्धपूर्ण अवस्था में आ जाते हैं, जिससे परमाणु को स्थायित्व प्रदान होता है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D9 4s2 के स्थान पर 3D10 4s1 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक से 3D कक्षक में आ जाने के कारण 3D कक्षक पूर्णपूरित एवं 4s कक्षक अर्धपूरित हो जाता है। तो यदि बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D4 4s2 के स्थान पर 3D5 4s1 होता है, तो आपको बताना होगा कि 3D और 4s कक्षक की ऊर्जा लगभग बराबर होती है और एक कक्षक 4s कक्षक से 3D कक्षक में आ जाता है। इसके कारण 3D5 एक अर्धपूरित विन्यास हो जाता है एवं 4s भी एक अर्धपूरित विन्यास हो जाता है। अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व अन्य कक्षकों के अपेक्षा ज़्यादा होता है। दैट्स वाई द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम इज 3D5 4s1 इंस्टेड ऑफ 3D4 4s2। दूसरा, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D9 4s2 के स्थान पर 3D10 4s1 होता है। वाई? तो इसका रीज़न है कि एक इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक से 3D कक्षक में आ जाने के कारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 4s1 हो जाता है। सेम रीज़न है यहाँ पर भी, 3D और 4s की ऊर्जा लगभग बराबर होती है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक से 3D कक्षक में आ जाता है और आने के बाद में विन्यास 3D10 4s1 हो जाता है, जो कि एक मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन है कंपेरिजन टू 3D9 4s2। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर इज 3D10 4s1 इंस्टेड ऑफ 3D9 4s2। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई। किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। सामान्य परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाती है, लेकिन संक्रमण तत्वों में परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ साथ परमाणुवीय त्रिज्या में कमी आ रही है, लेकिन यह कमी निरंतर नहीं आती है, बीच में लगभग स्थिर हो जाती है तथा अंत में पुनः बढ़ने लगती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था सॉरी कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर त्रिज्या में शुरू में कमी आती है, बीच में स्थिर हो जाती है और लास्ट में पुनः बढ़ने लगती है। इसका रीजन है कि किसी परमाणु की त्रिज्या 2 कारकों पर निर्भर करती है। फर्स्ट, वहाँ इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण। सॉरी एक मिनट, वहाँ इलेक्ट्रॉन नाभिकों के मध्य आकर्षण। नाभिक का आकर्षण बल उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान समान है, अर्थात कि बाह्य कोश वही है, तो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे कि उसका आकर्षण बढ़ेगा। फलस्वरूप परमाणुवीय आकार कम हो जाएगा। यही कारण है कि आगे एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। दूसरा रीजन है परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट। नाभिक व बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेशित होने के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे कि उनका आकार बढ़ जाएगा। संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम np कक्षकों में नहीं भरते हैं, इसके बजाय n- बंडी कक्षकों में भरते हैं।
ये बीच के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति नाभिक के आकर्षण को रोकते हैं, अतः भीतर के इलेक्ट्रॉनों के इस प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि संक्रमण तत्वों में आने वाला इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश NS में न भर के पेनल्टीमेट शेल N-1D शेल में भरता है। इसलिए पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल को बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल को कम कर देते हैं। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान बढ़ता जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संक्रमण श्रेणी के प्रारंभ में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण नाभिक का आकर्षण बल प्रभावी रहता है और त्रिज्या कम होती जाती है, लेकिन मध्य में नाभिकीय आकर्षण तथा परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिससे आकार लगभग स्थिर हो जाता है और श्रेणी के अंत में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण परिरक्षण प्रभाव प्रभावी हो जाता है और आकार बढ़ जाता है। किसी आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। धनायनों की त्रिज्या या आकार परमाणुओं से सदैव छोटा होता है। ऋणायन की त्रिज्या परमाणुओं से सदैव बड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट बताया था मैंने, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। किसी गैसीय उदासीन परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा को IP आयोनाइजेशन पोटेंशियल और IE से दर्शाते हैं। रिक्त, अर्धपूरित, पूर्ण एवं पूर्णपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में वृद्धि के कारण IP के मान में लगातार कमी आती जाती है तथा एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में कमी के कारण आयनन विभव में लगातार वृद्धि होती है। सामान्यतः प्रथम आयनन विभव का मान द्वितीय आयनन विभव से एवं द्वितीय का आयनन विभव का मान तृतीय आयनन विभव से हमेशा कम होता है। जनरली स्कैंडियम से जिंक तक जाने में इनके आयनन विभव में ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि आंतरिक डी इलेक्ट्रॉनों के कारण नाभिकीय आकर्षण एवं परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। क्रोमियम के IP2 का मान वैनेडियम एवं मैग्नीज दोनों से अधिक है। कॉपर के IP2 का मान निकल एवं जिंक दोनों के IP2 के मान से अधिक होता है। इन दोनों अपवादों का कारण समान है, हाफ फिल्ड एवं फुल फिल्ड कक्षकों का स्थायित्व। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों हम संक्रमण तत्वों की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। किसी धातु की क्रियाशीलता उसके आयनन विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात किसी धातु के IP का मान जितना कम होगा वह उतना ही विद्युत धनी, प्रबल, अपचायक एवं अत्यधिक क्रियाशील होगी, एवं इसका विपरीत भी सत्य है। संक्रमण धातुओं के उच्च IP के मान के कारण संक्रमण धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकती। इस कारण ये कम क्रियाशील, कम धन विद्युती एवं दुर्बल अपचायक होती हैं। नेक्स्ट, उपरोक्त सेल में यदि इलेक्ट्रोड विभव का मान यदि धनात्मक आता है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी और यदि ऋणात्मक आता है तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में चलेगी। किसी धातु के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव को सदैव मानक अपचयन विभव के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मानक अपचयन विभव का मान यदि ऋणात्मक है तो इसे निष्कर्ष निकलता है कि धातु अपचायक प्रवृत्ति की है, लेकिन मानक अपचयन विभव के धनात्मक मान ऑक्सीकारक प्रवृत्ति को दर्शाता है। मानक अपचयन विभव के ऋणात्मक मान होने के बावजूद भी संक्रमण धातुएं क्रियाशील नहीं होती हैं, क्योंकि अधिकांश धातुओं पर उनके ऑक्साइडों की परत चढ़ी रहती है जो धातुओं को रक्षित करती है। इनमें IP तथा हीट ऑफ वेपोराइजेशन के मान उच्च तथा जलयोजन ऊष्मा के मान निम्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों हम ऑक्सीकरण अवस्थाएं। संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाती हैं। किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था उस आवेश के बराबर होती है जो उस तत्व के परमाणु पर रह जाता है यदि उसके यौगिक के अन्य परमाणुओं को आयनों के रूप में पृथक कर लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये डिवाइड हो जाएगा Mg2+ + 2Cl-
और आगे HCl डिवाइड हो जाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस। स्कैंडियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। 4s तथा 3d कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होने के कारण s इलेक्ट्रॉनों के निकलने के बाद d इलेक्ट्रॉन भी आसानी से आयनित हो जाते हैं। इसीलिए संक्रमण तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। किसी धातु की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होगी, यह धातु लिगेंड रिडॉक्स तंत्र पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, वेनेडियम VF5 स्थायी है बनाता है, जबकि VCl4 VBr3 भी स्थायी हैं। वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में तीव्र ऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, जिससे ब्रोमियम एवं ब्रोमाइड एवं आयोडाइड जैसे प्रबल अपचायक आयनित अवस्था में रह ही नहीं सकते और तुरंत हैलोजन के रूप में आ जाते हैं और वेनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। फ्लोराइड जैसे छोटे आकार एवं उच्च इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले आयन कठिनाई से ऑक्सीकृत होते हैं, इसीलिए +5 में वेनेडियम VF5 बनाता है। संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था और उनका स्थायित्व। ऑक्सीकरण अवस्था संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील संयोजकता अनेक D तथा S इलेक्ट्रॉनों के कारण है। बच्चों, संक्रमण तत्व इतनी ज़्यादा संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि इनके पास में D तथा S इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3D 4D एवं 5D का 4s 5s 6s के साथ ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है। स्कैंडियम ऑक्सीकरण अवस्था +2 एवं +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 3D2 4s2, इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं +4 +3 +2 +4 D0 विन्यास के कारण +3 D1 के कारण, तो +3 और +4 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल कंपेरिजन टू +3 फॉर टाइटेनियम। किसी संक्रमण तत्व में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था N+2 के बराबर होती है। N नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है। मैग्नीज +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। संक्रमण धातुओं की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में बने यौगिक आयनिक होते हैं। सहसंयोजक गुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक आवेश। आयनिक गुण इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 आयनिक आवेश। सॉरी, यस प्लीज कंटिन्यू। किसी धातु की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्तित्व में आती है, यह धातु लिगेंड तंत्र की रिडॉक्स रिएक्शन पर निर्भर करता है। वेनेडियम प्लस हैलोजन VF5 VCl4 VBr3, क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनेडियम इतना तीव्र ऑक्सीकारक होता है कि इसके संपर्क में ब्रोमाइड एवं आयोडाइड जैसे तीव्र अपचायक आयनिक अवस्था में रह ही नहीं सकते और तुरंत हैलोजन के रूप में मुक्त हो जाते हैं तथा वेनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। फ्लोराइड जैसे छोटे आकार तथा अधिक विद्युत ऋणता वाले आयन अत्यंत कठिनाई से ऑक्सीकृत होते हैं, अतः +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनेडियम VF5 बनाता है। संक्रमण धातु संकुलों में लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। सिग्मा डोनर, फॉर एग्जाम्पल फ्लोराइड ब्रोमाइड, क्लोराइड आयोडाइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ETC। सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, कार्बन कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, ट्राईएल्काइल फॉस्फीन, ट्राईएल्काइल आर्सीन। सिग्मा डोनर लिगेंड धातु की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को संतुष्ट करता है।
फॉर एग्जाम्पल हैलोजन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड ईटीसी। सिग्मा डोनर एवं पाई एक्सेप्टर लिगेंड धातु की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है। CO Cn- के पास विपरीत बंदी रिक्त पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन लिगेंड के साथ ट्रांजिशन मेटल शून्य ऑक्सीकरण अवस्था भी उपस्थित रहता है। ऑक्सीजन के साथ भी वैनेडियम V+5 VO4 3- वैनेडेट आयन, क्रोमियम +6 CrO4 क्रोमेट आयन, मैग्नीज +7 MnO4- परमैंगनेट आयन बनाता है। ऑक्सीकरण अवस्था पर माध्यम का प्रभाव। अम्लीय माध्यम में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, जबकि क्षारीय माध्यम में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी रहती है। फॉर एग्जाम्पल फेरस हाइड्रोक्साइड ग्रीन कलर, यदि वायु में इसका ऑक्सीडेशन किया जाए तो फेरिक हाइड्रोक्साइड ब्राउन कलर का बन जाता है। ग्रीन कलर चेंज टू ब्राउन कलर। बेसिक मीडियम पाई लिगेंड के साथ धातु शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी रहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, N2 RnC PR3 इत्यादि, इन लिगेंडों को हम पाई एसिड भी कहते हैं। ये डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है। मेटल ऑर्बिटल लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लिगेंड ऑर्बिटल। इनमें होता क्या है कि इस प्रकार के जो मेटल होते हैं, मेटल के पास में वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल हैं, जबकि लिगेंड के पास में वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल हैं। तो जो लिगेंड है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट करता है मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में और एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जैसे ही बच्चों मेटल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो वो मेटल बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए वापस वो जो लिगेंड के पास में वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफ़र कर देता है और पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। इस प्रकार से बढ़े हुए चार्ज को बैलेंस कर दिया जाता है। इस प्रकार के इफेक्ट को सिनर्जी इफेक्ट भी कहते हैं और इस प्रकार की बॉन्डिंग को बैक बॉन्डिंग कहते हैं। इट मीन्स लिगेंड से मेटल की ओर सिग्मा बॉन्ड एंड अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में मेटल से लिगेंड की ओर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में धातु आयनिक बंध बनाता है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में सहसंयोजक लक्षण बढ़ते जाते हैं। फायांस नियम से ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने से इनके यौगिकों की अम्लता, क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। टाइटेनियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, बेसिक Ti2O3, V2O3, Cr2O3, एम्फोटेरिक CrO3, एसिडिक वन मिनट एंड फाइनली मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल G0/F = -ZE0। किसी तत्व की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं उनकी मुक्त ऊर्जाओं के विरुद्ध आरेखित करने से जो चित्र प्राप्त होते हैं उन्हें ऑक्सीकरण अवस्थाएं चित्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल निकेल 28 3D8 4S2। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ उनके यौगिकों में कोवेलेंट गुण बढ़ जाते हैं, जिससे उनके ऑक्साइडों का अम्लीय गुण बढ़ जाता है। MnO, MnO2, MnO3 ऑक्सीकरण अवस्था +2 +4 +6। आयनिक MnO आयनिक होगा, MnO2 एम्फोटेरिक होगा, MnO3 कोवेलेंट होगा। किसी भी संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल प्लस s इलेक्ट्रॉन। जब हम श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता जाता है। स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, स्टेबल, वेनेडियम 5+, क्रोमियम 6+, मैग्नीज 7+, ऑक्सीडेंट, आयरन 5+, CO4+, Ni3+, CO3+, अनस्टेबल एंड ऑक्सीडेंट। एक संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता जाता है, जबकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता जाता है। विलयन अवस्था में Cu2+ का स्थायित्व Cu+ से अधिक होता है, क्योंकि Cu2+ की जलयोनि ऊर्जा का मान Cu+ से अधिक होता है। शून्य अथवा ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी अस्तित्व में आ सकती हैं। किसी संक्रमण तत्व की शून्य ऑक्सीकरण अवस्था भी हो सकती है और ऋणात्मक। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था व +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था के मध्य की ऑक्सीकरण अवस्था में असमानुपातन का गुण पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल Mn3+, एक्वस, MnO2 सॉलिड 4+4, Mn2+ एक्वस +2। थैंक यू फॉर लिसन केयरफुली। थैंक यू। प्रिय छात्रों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको संक्रमण तत्वों के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके कलर का रीजन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। थैंक यू ऑल।